डियर स्टूडेंट, उजाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। जितने भी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होती रहे। यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रह जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है और इस कम टाइम में कैसे सीटेट को क्लियर करना है उसके लिए बस आपको एक चीज करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा और जितनी भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसको देखना होगा, क्योंकि सीटेट कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता, पुराने क्वेश्चन को ही उलट पलट के हेर फेर करके पूछता है। तो मैं पुराने क्वेश्चन का ही सीरीज बैक टू बैक ला रही हूँ, तो उसे आप कर लीजिएगा जिससे आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था में है। एक तो 13 वर्ष का बालक है और बातचीत करता है जब अपने बड़ों से तो झगड़ा करने लगता है और स्वयं को ही सही साबित करता है, कौन सी अवस्था में हो सकता है बताइए। क्या आपको लगता है वो किशोरावस्था में है? क्या ये राइट आंसर हो जाएगा, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, या युवावस्था में है, या बाल्यावस्था में है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। एक 13 वर्ष का बालक किस अवस्था में रहता है? अगर आपको टाइम पता है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है और बाल्यावस्था कब से कब होती है, किशोरावस्था कब से कब होती है, तब भी इसका आंसर आप कर पाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि जो 12 से 19 वर्ष की अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था कहते हैं जब बालक 12 से 19 वर्ष की अवस्था में रहता है। ठीक, मतलब आप समझ गए होंगे। 13 वर्ष का बालक की बात हो रही है यहाँ पर, तो किशोरावस्था में ही तो आया ये। 13 वर्ष का बालक किशोरावस्था में ही ना आएगा। 12 से 19 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था में आती है। बाल्यावस्था 5 वर्ष की अवस्था होती है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। वो बालक जो बात बात पर झगड़ा कर रहा है अपने बड़ों से और हमेशा अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वो विकास की किशोरावस्था में बालक है। ठीक, याद रखिएगा इसे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऐसे नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा आप लोग। इसमें से हमें बताना है ऐसी कौन सी अवस्था है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो मैच नहीं कर रही है बाल्यावस्था से? क्या वो ये है, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था? बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। एक पूर्व बाल्यावस्था में अगर कोई बच्चा है तो उसकी क्या विशेषता नहीं हो जाएगी। नए वाले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, मैं बार बार बताती चल रही हूँ। तो देखिए जो दल समूह में रहने की अवस्था ये होती है ना, वो सामाजिक चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, बड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं ऐसे बच्चे। अनुकरण करने की अवस्था होती है, ये भी सही है। प्रश्न करने की अवस्था, बहुत जिज्ञासु होते हैं बच्चे, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ जानने की इच्छा होती है पूर्व बाल्यावस्था में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। पर ये खेलने की अवस्था नहीं होती है, ये विशेषता नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, है ना। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चे बड़ों के साथ बैठना, सामाजिक चीज़ों को सीखना, दल समूह में रहना, एक दूसरे के साथ अनुकरण करना, प्रश्न करना, ये सब एक बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। पर ये खेलने की अवस्था, खेलना इतना ज़्यादा वो नहीं होता, इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह खेलने का अवस्था नहीं होता है जो पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा विकास है संज्ञानात्मक विकास जिसका कौन सा चरण है जब बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व का मतलब कि उसके सामने वो सामान नहीं है फिर भी वो इमेजिन कर लेता है कि हाँ ये है। बच्चे के सामने वो वस्तु या खिलौना नहीं रहेगा पर वो इमेजिन कर लेता है कि हाँ ये है, वो ये है, ऐसे है वैसे, उसके साथ खेलता है, ये वस्तु स्थायित्व होता है। तो बताइए किस चरण में होता है, विकास के किस चरण में होता है? क्या वो मूर्त संक्रियात्मक चरण होता है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण? बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। जब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का है
ऐसा कौन सा चरण है जब बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, वो चरण है, वो समय है पूर्व संक्रियात्मक चरण। उस चरण का नाम है पूर्व संक्रियात्मक चरण, जब बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, क्या समझा जाएगा? अगर कोई बच्चा असफल हो गया, फेल हो गया या कोई काम नहीं कर पाया तो क्या माना जाएगा? बताइए, पद्धति असफल है या फिर शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या यह व्यक्तिगत असफलता है? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, अगर कोई विद्यार्थी फेल होता है ना तो उसमें बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं होती। मान लीजिए कि एकदम वो बच्चा सही था, कहीं ना कहीं व्यवस्था में कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई जिससे बच्चा असफल हो गया। बच्चे कभी गलत नहीं होते, है ना। तो विद्यार्थी के असफलता का कारण ये नहीं हो सकता कि जो पद्धतियाँ अपनाई गई थी टीचिंग की, जो चीज़ें अपनाई गई थी, जो रूल बनाए गए थे वो गलत थे, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं हो जाएगा शिक्षक असफल है, शिक्षक पढ़ाने योग्य नहीं है, ऐसा आप समझेंगे? बिल्कुल नहीं ना। हर टीचर के अंदर योग्यता है तभी आपको वो पढ़ाने आया है ना। पाठ्य पुस्तकें, बुक की क्या गलती है? जो पाठ्य पुस्तक अपनाए गए हैं, पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, उनकी क्या गलती है? अगर कोई विद्यार्थी असफल होता है तो वो, जब हम ये 3 आंसर को काट दिए तो बचा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट हो जाएगा। यह व्यक्ति असफलता है। ठीक, जब कोई विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्ति की असफलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो रूल अपनाए हैं, पद्धतियां अपनाए हैं वो असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। यह व्यक्तिगत असफलता होती है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जब कोई बच्चा है उसका दूसरा वर्ष खत्म होता है तब तक उसके पास कितने शब्दकोश हो जाते हैं, कितने शब्दों का भंडार हो जाता है उसके पास? जल्दी से आंसर करिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या उसके पास 100 शब्द हो जाते हैं या फिर 60 शब्द हो जाते हैं, 50 शब्दों का भंडार हो जाता है या 10 शब्दों का? देखिए, दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चों के पास 100 शब्दों का भंडार हो जाता है। 100 शब्दों का भंडार हो जाता है जब बच्चे का दूसरा वर्ष अंत होने वाला होता है। खत्म होते होते दूसरा वर्ष बच्चों के पास 100 शब्दों का भंडार हो जाता है, यानी कि 100 शब्द उनके पास हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे वर्ड 100 शब्द हो जाते हैं दूसरे वर्ष के अंत तक। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी, इसे नोट कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ आंसर करते चल रहे होंगे, क्योंकि आपको स्कोर बताना है एट द एंड, कितना आउट ऑफ 30 आपका स्कोर आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और इसे याद रखिएगा कि अगर कोई बच्चा है उसका दूसरा वर्ष खत्म होने वाला है, दूसरे वर्ष के अंत तक एक बच्चे के पास 100 वर्ड आ जाते हैं, 100 शब्दों का भंडार हो जाता है उसके पास, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किससे एक दूसरे के साथ अंतर्निहित है? ये प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये किसके बीच अंतर्निहित है? क्या वो अनुकूलन है या फिर प्रेरक पेशी विकास है, समस्या समाधान है या विचारात्मक प्रक्रिया है? जिसमें प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, जिसमें आ जाए ऐसा ऑप्शन चुनिए आप। क्या ये अनुकूलन में आएगा या फिर प्रेरक पेशी विकास में आएगा, समस्या समाधान? समस्या समाधान में नहीं आएगा, प्रेरक पेशी विकास, पेशियों का विकास में भी नहीं आएगा, अनुकूलन में भी नहीं आएगा। अनुकूलन कहाँ से आ जाएगा इसमें? विचारात्मक क्रिया में आएगा, जिसमें बच्चा अलग अलग चीज़ें सोचेगा, सांकेतिक भाषा को समझता है, किसी के द्वारा कोई संकेत किया गया तो विचार करेगा क्या कहा गया है, भाषाओं को अपने विचारों द्वारा प्रकट करता है, शारीरिक क्रिया करता है तो उसमें विचारात्मक प्रक्रियाएं करता है, मानसिक क्रिया में भी विचार करता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सुटेबल आंसर है, ये मैच हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया ये अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया से, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। बताइए, अगर वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगा लेते हैं कि उनके बच्चे के अंदर जो है सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। किसी एक गुण के हिसाब से वो जज कर लेते हैं अपने बच्चे को कि बच्चे के अंदर सभी सकारात्मक गुण है। बताइए किस प्रक्रिया का प्रभाव है? क्या प्रवेश का प्रभाव है या हावथॉर्न का प्रभाव है या प्रभाव का नियम है, प्रतिलोम प्रवेश का नियम है? बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? जब आपके मम्मी पापा अनुमान लगा लेते हैं ना कि मेरे बच्चे के अंदर सकारात्मक गुण है, निगेटिविटी नहीं है, तो वो किस बेस पे लगाते हैं, किस प्रक्रिया के दौरान लगाते हैं? बता सकते हैं आप? अंदाजा लगा पा रहे हैं?
अगर आपको राइट आंसर मिल गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखिए जो माता पिता होते हैं वो अनुमान लगा लेते हैं, परिवेश उनका जैसा होगा वैसा बच्चा होगा। उनका अगर परिवेश अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि उनके बच्चे का जो गुण है वो सकारात्मक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई बाहरी चीज बच्चों पे प्रभाव डालती है तो वो प्रभाव का नियम हो जाएगा। प्रतिलोम का परिवेश नियम ये भी नहीं हो जाएगा। हावथॉर्न का प्रभाव ये नहीं हो जाएगा ना। परिवेश का प्रभाव होता है, उनका परिवेश अगर सकारात्मक है, जो वातावरण है, जो माहौल मिला है उन्हें, पॉजिटिविटी भरी है उनके माहौल में, तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर भी सकारात्मक गुण ही होंगे, है ना। इसलिए माता पिता अनुमान लगा लेते हैं कि उनका बच्चा जो है उनके अंदर सकारात्मक गुण भरे हुए हैं। इसी बेस पे अनुमान लगाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए जल्दी से कि अगर कोई बालक है वो उसके अंदर अपराधी गुण आ रहा है, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध में रहना, किसी को मार पीट देना, अगर अपराध करने का गुण विकसित हो रहा है एक बालक में तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो ये हो सकता है परिवार का वातावरण, या फिर अनुशासनहीनता हो सकता है, आर्थिक अभाव हो सकता है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम हो सकता है? क्या जो पाठ्यक्रम है वो खराब है, ऐसा होगा तभी बालक अपराधी बनेगा? बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम की क्या दोष है? जो पाठ्यक्रम बनाए गए वो तो सभी बच्चों के लिए बनाए गए हैं, तो सभी बच्चे क्यों नहीं अपराधी हो रहे हैं? क्लास का सभी बच्चा क्यों अपराधी नहीं निकल रहा है? पाठ्यक्रम अगर दोषी होता तो सभी बच्चे तो अपराधी होना चाहिए ना फिर। तो पाठ्यक्रम का इसमें कोई दोष नहीं होता। घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी तब बच्चा अपराधी हो जाएगा, ये कौन सा मतलब हुआ भाई कि आप गरीब परिवार से हैं, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप अपराधी बन जाएंगे? ये नहीं हो सकता रीजन। या फिर बच्चे के अंदर डिसिप्लिन की कमी होगी तब होगा, बताइए। क्या ज़रूरी है कोई बच्चा डिसिप्लिन में रह रहा है तो वो अपराध नहीं कर सकता? ऐसा भी नहीं है। अनुशासनहीनता है अगर, तो क्या वो अपराधी निकल जाएगा बच्चा? ऐसा भी नहीं है। आर्थिक अभाव के कारण घर में तंगी चल रही, पैसों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तब बच्चा अपराधी होगा? ऐसा भी नहीं होता। पाठ्यक्रम का भी कोई दोष नहीं होता इसमें। पूरा मिला-जुला कर अगर बच्चा अपराधी स्वभाव का निकल रहा है या अपराधी स्वभाव हो रहा है उसका, तो परिवार का वातावरण कहीं न कहीं ठीक नहीं है। यही रीज़न हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परिवार का वातावरण अगर ऐसा है, अपराधी टाइप का माहौल है, वो लोग परिवार के सदस्य भी किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मार पीट दे रहे हैं, किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे पर इसका इफेक्ट पड़ेगा ही। बच्चा क्या करता है, सीखता है अपने परिवार से, अपने टीचरों से, आसपास के माहौल से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परिवार का जो वातावरण होगा उसी का यही यही मुख्य कारण है ना। मुख्य कारण तो यही है, परिवार का वातावरण। परिवार में अगर कोई है जो रोज लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे का भी स्वभाव लड़ाई झगड़ा वाला हो जाएगा। देखती देखती बच्चा देख ही कर तो सीखता है। अगर वो केयर नहीं कर रहे हैं किसी की पेरेंट्स, तो बच्चा भी किसी का केयर नहीं करता। किसी को कुछ भी बोलने की आदत है पेरेंट्स की तो बच्चे की भी हो जाएगी। बच्चा आपसे ही तो सीख रहा है। इसलिए हर एक माता पिता को अच्छा संस्कार देना चाहिए, अच्छे से अपनी फैमिली को मैनेज करना चाहिए, है ना। यानी कि परिवार का वातावरण खराब होगा तो बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक, इसका ध्यान रखेंगे आप। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कब प्रकट करती हैं? कब, किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना का लक्षण उत्पन्न होने लगता है? बताइए जल्दी से। क्या वो बाल्यावस्था है, या शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, या प्रौढ़ावस्था है? फटाक से इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए जो आत्मसम्मान की भावना है ना, वो किस अवस्था में विकसित हो जाती है? क्या वो बाल्यावस्था में? इस टाइम तो बच्चा चीज़ों को सीखने में लगा रहता है। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आत्मसम्मान कहाँ सोचेगा? ये क्वेश्चन करता रहेगा, ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, यही सब करता रहेगा। तो इसमें आत्मसम्मान की भावना का कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता है ना, काट दीजिए इसे। सहसावस्था में बच्चा दूध ही पी रहा है, कुछ जान ही नहीं रहा है, केवल रोने के सिवा रो रो के वो इंडिकेट कर रहा है चीज़ों को, तो वो आत्मसम्मान कहाँ से आएगा भाई? ये भी काट दीजिए ना। सहसावस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा तो केवल खाता पीता सोता ही है, क्या करेगा? आत्मसम्मान कहाँ से आ जाएगा इसके अंदर? क्या किशोरावस्था में? हाँ, ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा एकदम तूफ़ानी होता है, कह सकते हैं। तूफ़ान, आक्रोश भरा रहता है बच्चों के अंदर, और आत्मसम्मान की भी भावना भरी रहती है। उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। देखे होंगे बहुत से बच्चों को एकदम बातें लग जाती हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे रहते हैं। प्रौढ़ावस्था में ऐसा नहीं, आत्मसम्मान की जो लक्षण है वो नहीं होता कि नहीं हमें ठेस पहुँचे, ये वो बातों को समझने की कोशिश करते हैं प्रौढ़ावस्था में जो बालक रहता है, जो इंसान रहते हैं। ठीक है, किशोर शैशवावस्था हम बता ही दिए, नहीं हो सकता। बाल्यावस्था में ये चीज़ों को सीखते हैं तो कहाँ से हो जाएगा आत्मसम्मान? यानी कि किशोरावस्था यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ चुका है।
किशोरावस्था में ही बच्चों को सम्मान चाहिए होता है। उन्हें चाहिए होता है कि हाँ, मुझे सम्मान मिले, मुझे समाज के द्वारा भी सम्मान मिले, मुझे घर में भी सम्मान मिले। तो किशोरों के अंदर ये लक्षण पाया जाता है, ठीक है? यानी कि किशोरावस्था यहाँ पर हो जाएगा। किशोरावस्था से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। अगर आत्मसम्मान आ जाए, क्रोध की अवस्था आ जाए या फिर आक्रोश, तूफान की अवस्था जिसमें बच्चे बहुत एकदम तूफानी रहते हैं, तो ये किशोरावस्था है ना। अगर बात बात पे लड़ाई कर ले रहे हैं बड़ों से और अपनी ही बात मनवाने में लगे हैं, भले ही एकदम वो गलत हैं, एकदम गलत हैं, एकदम अपने आप को एकदम समझ रहे हैं कि नहीं हम एकदम सही हैं, बात बात पे लड़ाई करना, तूफान की अवस्था, क्रोध की अवस्था, और फिर आत्मसम्मान का लक्षण पाया जाएगा किशोरों में। फिर और एक चीज़ और अभी मैंने बताया आपको कि वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो गलत होते हैं, तो ये एक किशोरों के अंदर लक्षण पाए जाते हैं। ये किशोरावस्था की चीज़ें हैं, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है आपके एग्जाम में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर किसी बच्चे के अंदर तर्क क्षमता विकसित करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे बताइए जल्दी से। सोचने समझने की क्षमता, तर्क मतलब सोचना समझना, वो खुद से सोच सके, ऐसी क्षमता का विकास करना है बच्चे के अंदर, तो क्या करेंगे? एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्या सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे? क्या प्रश्न पूछ के तर्क क्षमता का विकास किया जा सकता है एक बच्चे के अंदर? या फिर प्रस्तुत पाठ्य पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, ऐसा किया जा सकता है? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे या फिर पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे? बताइए क्या करेंगे? एक अच्छा टीचर क्या कर सकता है किसी बच्चे के अंदर अगर तर्क क्षमता का विकास करना है? देखिए सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, जो सूचना है उसके ऊपर कोई प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछकर किसी बच्चे के अंदर तर्क क्षमता का विकास तो नहीं किया जा सकता। प्रश्न पूछेंगे ये भी काट दीजिए। जो पाठ पढ़ाए हैं आप उसकी पुनरावृत्ति के उसको दोहराने के लिए आप प्रश्न पूछेंगे तो क्या उसके अंदर तर्क क्षमता का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, संदर्भ बदल बदल के आप प्रश्न पूछेंगे तब उसके अंदर तर्क क्षमता विकसित हो सकता है। जैसे कि अभी कोई आप फिजिक्स का क्वेश्चन किए, फिर फटाक से आप सामाजिक विज्ञान का कर दें, फिर आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर दें, आप संदर्भ ही चेंज कर दे रहे हैं। कभी आप कोई टॉपिक पूछ रहे हैं, कहीं आप किसी और टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो सोचेगा, दिमाग लगाएगा, विचार करेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ चीज़ों से रिलेट करेगा, फिर आपको आंसर बताएगा। तो जाहिर सी बात है उसकी तर्क क्षमता, जो विचार करने की क्षमता होगी, विचार करने की प्रक्रियाएं होंगी उनकी बदलेंगी, सोचेंगे समझेंगे, यानी कि तर्क क्षमता का विकास होगा, है ना। अगर आप संदर्भ वो बदलते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं तो पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे, जो पहले का ज्ञान है बच्चे के अंदर कितना जानता है इसके ऊपर प्रश्न पूछेंगे, तो क्या तर्क क्षमता का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। किसी किसी प्रश्न पूछने से तो नहीं होता है ना। हाँ, अगर आप संदर्भ बदल बदल के प्रश्न कर रहे हैं, कहीं भी यहाँ से टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बच्चा सोच समझ के आंसर करता है, तो उसकी जो तर्क क्षमता होती है वो बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे तभी आप एक बच्चे के अंदर तर्क क्षमता का विकास कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संयोगों से संवेग से घिरा रहता है। बताइए वो छात्र का कौन सा अवस्था होता है जब बच्चा संवेगों से घिरा रहता है, एकदम टेंशन ही टेंशन है, बहुत कुछ सोचता रहता है, संवेग भरा है उसके अंदर, किस अवस्था में होता है ऐसा बताइए? क्या वो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, या प्रौढ़ावस्था में होगा, या फिर किशोरावस्था में? फटाक से आंसर करिए इसका। अभी मैंने पहले ही किशोरावस्था के लक्षण बताए आपको, तो उनमें से एक है ये, संवेग से घिरा रहता है बच्चा। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें संवेगों से घिरा रहता है बच्चा। आत्मसम्मान चाहिए होगा बच्चे को, वो अपने आप को सही साबित करने का कोशिश करेगा, आक्रोश में रहता है ना। बहुत सारी बॉडी चेंजेस आती हैं किशोरावस्था में, तो भी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होती है ना। इसलिए संवेग से घिरा रहता है किशोरावस्था का बच्चा। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था बताई थी मैं कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा दूध पीता है, रोता है, सोता है, बस यही करता है, तो उसके पास संवेग कहाँ से आ जाएगा? बहुत सारी चीजें कहाँ से आ जाएंगी? कुछ सोचता समझता ही नहीं है वो। उसे भूख लगेगी रोएगा, दूध मिलेगा, जब नींद आएगी तब सो जाएगा, जब मन करेगा जग जाएगा, तो उसे कहाँ टेंशन है भाई किसी चीज की। बाल्यावस्था में इसमें तो बच्चे ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, यही सब क्वेश्चन करते रहते हैं दिन भर, है ना। वो कुछ और नहीं सोचते, संवेग में नहीं रहते। प्रौढ़ावस्था में ये तो सोचते समझते हैं चीज़ें कैसे हुई, अगर कोई गलती हुई भी तो कैसे हुई, वहाँ सुधार कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें सोचते, ना कि एकदम प्रेशर लेके बैठ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं होता ना। यानी कि एक किशोर का यह वो सोपान होता है जब वो सर्वाधिक रूप से संवेग से घिरा रहता है।
याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? देखिए फिर से एक बार और क्वेश्चन आ गया। विस्फोट, कब वो विस्फोट कर जाएंगे पापा मम्मी पर, कब वो कुछ भी बोल जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। अभी मैंने आपको बताया तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, कुछ भी एकदम उनको सम्मान ही सम्मान चाहिए। तो ये किस अवस्था में होती है? मैं अभी आपको आंसर बताई हूँ, किशोरावस्था। ये वो स्टेज होता है किशोरावस्था, है ना, जब बच्चा विस्फोटक रूप में एकदम रहता है, कभी भी विस्फोट कर जाता है ना, और तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, और सम्मान मिलना चाहिए उससे पहले तो। गलत है तब भी वो साबित करने की कोशिश करेगा सही ही, कि मैं ही सही हूँ, है ना। ये किशोरावस्था के लक्षण है, याद रखिएगा। बाल्यावस्था नहीं होगा, है ना, इसमें बच्चा तनाव नहीं रहता। तनाव में ये बस सोचते समझते हैं ये चीज़ें कैसे हुई, बहुत क्वेश्चन करते हैं बाल्यावस्था में बच्चे। शैशवावस्था में बार बार बताई चल रही हूँ कि शैशवावस्था में बच्चा दूध पीता है, सोता है, उठता है, खेलता है, बस इधर उधर रोता है, बस और क्या करेगा। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या ही कर सकता है, इतना तो आपको पता ही होगा ना। तो तनाव कहाँ से लेगा भाई, टेंशन किस बात की उसको? जब भूख लग रही है, खाना पानी मिल ही जा रहा है ना, जब सोने की इच्छा है तब सो ही रहा है शैशवावस्था में बालक, तो उससे तनाव कहाँ से होगा, नहीं होगा, है ना। प्रौढ़ावस्था में टेंशन नहीं लेते ज़्यादा, सोचते हैं टेंशन लेकर क्या होगा, बस टेंशन मत लो, करते जाओ चीज़ों को। प्रौढ़ावस्था के लोग ऐसे सोचते हैं, पर एक प्रौढ़ बालक ऐसा सोचेगा कि ये चीज़ को कैसे करना चाहिए, ये अगर गलती हो गई तो कैसे हुई, इसको सुधार कहाँ करना चाहिए, वो टेंशन नहीं लेते। हाँ, पर किशोरावस्था में बच्चे एकदम विस्फोटक रूप में होते हैं, और वो एकदम टेंशन में रहते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किन से बच्चों में इस वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों में जो वस्तु स्थायित्व होती है उसके विकास को समझने में सहायता की है? बताइए, क्या वो पियाजे जी हैं, या फिर फर्स्टिंगर है, या फिर एरिक्सन है, या फिर बेलाक है? बताइए क्यों, कौन से वो मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आप इसे इंपॉर्टेंट में नोट कीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसका आंसर। जो वस्तु स्थायित्व होता है ना, जब बच्चों के सामने वस्तु वो रहती भी नहीं है और वो मान लेते हैं। लेकिन आपने बचपन में वो पापा के पीठ पर बैठा होगा और घोड़ा घोड़ा वाला गेम खेले होंगे ना, पापा को ही बच्चा घोड़ा मान लेता है और टिक 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 खेलने लगता है। तो ये बच्चे के अंदर वास्तु स्थायित्व है, वो घोड़े पर बैठा नहीं है, पर वो मान लिया है कि हम घोड़े पर बैठे हैं ना, इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। बच्चे के सामने वो वस्तु रहती नहीं है, पर वो मान लेता है। तो इस विकास को समझने में जो सहायता किए हैं वो किए हैं पियाजे जी। जीन पियाजे जी का नाम आप याद रखेंगे, ये वस्तु स्थायित्व को समझने में हेल्प किए हैं। पियाजे जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरी एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इनका पूछा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 14। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या वो बच्चा श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा, या सामान्य से अधिक बुद्धि वाला होगा, या फिर सामान्य बुद्धि का होगा, या फिर मंद बुद्धि का होगा? जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताई हूँ कि जो 90 से 110 की बुद्धि लब्धि होती है, वैसे बच्चे अगर हैं जिनकी बुद्धि 90 से 110 के बीच में है, तो वो बच्चे आते हैं सामान्य बुद्धि में। किस में आते हैं? सामान्य बुद्धि में आ जाएंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि होगी 90 से 10 के बीच में। ठीक, मैं बार बार बताई हूँ। तो 105 किसके बीच में आ रहा है? इन्हीं के बीच में तो आ रहा है 105, यानी कि सामान्य बुद्धि हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रेष्ठ बुद्धि में नहीं आएंगे, सामान्य से अधिक की तरफ भी नहीं आएंगे। अधिक तब होगा ना जब इससे अधिक होगा बुद्धि लब्धि, 110 से अधिक होता तब ना। मंद बुद्धि 90 से कम होता तब। मंद बुद्धि में कहाँ से आ जाएगा, 90 से अधिक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। सामान्य बुद्धि हो जाएगा अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 105 है तो। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15। विकास प्रारंभ होता है, विकास हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? एक शिशु का, एक बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या हो जाएगा? क्या वो गर्भ से विकास प्रारंभ हो जाता है, या फिर शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से? कहाँ से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि और विकास में अंतर एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। वृद्धि में जब वृद्धि होगी तो बच्चे का आकार बढ़ेगा और भार बढ़ेगा, है ना,
आकार और भार बढ़ता है और वृद्धि एक समय पर जाकर रुक भी जाती है। पर विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलती है, धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है ना, लेकिन वो विकास निरंतर होता है। वृद्धि और विकास का अंतर आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है हर बार। तो देखिए, जो विकास प्रारंभ होता है ना बच्चे के अंदर, वो जब बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता है तभी से हो जाता है, गर्भ से ही। यानी कि गर्भावस्था यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था से ही एक बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा इसे। सहस्रावस्था में होगा, उसके पहले भी तो बच्चे का विकास होता है, बच्चा सीखता है, गर्भ में भी तो बच्चे सीखते हैं ना। जब बच्चा गर्भ में रहता है तब भी तो कुछ ना कुछ सीखता है माता से। किशोरावस्था में ऐसा भी नहीं हो जाएगा, बाल्यावस्था ये भी नहीं, सहस्रावस्था काट दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर विकास पूछे तो कहाँ से प्रारंभ होता है, किस अवस्था से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा गर्भ से ही, प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बालक इस दुनिया में नहीं आया रहता है, पेट में रहता है, तभी से उसका प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। जो मिथ्या झूठ की परिपक्वता का काल है वो किसे कहा जाता है, किस वर्ष के बालक को कहा जाता है, किस अवस्था के बालक को कहा जाता है? जल्दी से आंसर करिए। क्या वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था है, या फिर किशोरावस्था आंसर है, या फिर प्रौढ़ावस्था आंसर है? बताइए जल्दी से। जो मिथ्या परिपक्वता का काल है वो कौन सा होता है? शैशवावस्था में मैं बार बार बता रही हूँ कि शैशवावस्था वाला बच्चा क्या ही समझेगा, क्या ही जानता है। 0 से 2 वर्ष का बालक है तो वो केवल दूध पियो, सो, खाओ, पियो, बस यही करता रहता है ना। और किशोरावस्था में ये तूफानी, विस्फोटक, क्रोध वाले, लड़ाई झगड़ा वाले, है ना, ऐसा स्वभाव होता है बच्चों का। प्रौढ़ावस्था में बच्चे समझदार होते हैं, थोड़ा समझने लग जाते हैं कैसे चीज़ें होती हैं, कहाँ क्या करना है, कैसे होता है। जो बाल्यावस्था होती है ना, उसमें मिथ्या परिपक्वता होती है। ये मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, बाल्यावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट में इसे नोट करिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। आई होप आप नोट करते चल रहे होंगे जितना मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीटेट बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, बस क्वेश्चन को घुमा देगा, कहीं इधर से पूछेगा कहीं उधर से पूछेगा, तो बस आप समझने की कोशिश करिए, किसी भी क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिएगा। समझे रहेंगे तो एग्जाम में भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा आप बता पाएंगे, है ना, आंसर सही कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर मिथ्या परिपक्वता कहीं भी देखने को आपको मिल जाए एग्जाम में, तो बाल्यावस्था को टिक करिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ के गोद में खेलता हुआ सो जाता है और उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है, जब उसकी मम्मी किसी पड़ोसी के घर पे गई है, छोटा बच्चा है कोई, और वो अपने पड़ोसी के घर उसे लेके गई है, और वो बच्चा अपनी माँ की गोद में ही सो जाता है, पड़ोसी के घर में ही। तो उसकी मम्मी क्या करती हैं कि उसे सोचते हैं कि उसे बिस्तर पे लिटा दे, कब तक लेकर बैठेंगे ना गोद में। तो जब वो बिस्तर पर, पड़ोसी क्या है, जब बिस्तर पर वो सुलाने जाती हैं तो बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही मम्मी हटती है, बहुत बच्चों को देखे होंगे, जब तक मम्मी पास में सोई है या फिर लिए हैं गोद में, तब तक बच्चा बहुत आराम से सोता है, एकदम आराम से सोएगा। जैसे ही मम्मी हटती हैं या फिर उसे बिस्तर पर सुलाती हैं, वैसे ही बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है। तो बताइए कि आपके अनुसार वो बालक की आयु क्या होगी, कितने वर्ष का वो बालक है जब वो ऐसा कर रहा है, ऐसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो वो कितने वर्ष का बालक हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए। वर्ष पूछा है या माह, कितने वर्ष या माह का बच्चा है वो? देखिए, जब वो बच्चा ऐसा करता है, माँ के तुरंत हटने पर ही रोने लगता है, या माँ अगर सुता दी बिस्तर पर तो वो रो रहा है, तुरंत ही रोना प्रारंभ कर दे रहा है, तो जान लीजिए वो 10 माह का है। 10 माह का बच्चा ऐसा करता है। ठीक है, 10 माह का, 1 साल का भी बच्चा नहीं होता है वो, 10 माह का होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। 2 साल में बच्चे ऐसा नहीं करते, 24 माह कहाँ हो जाएगा 2 साल, 1 साल का बच्चा ऐसा नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत रोते होंगे, पर जो मेन माना गया है वो 10 माह। ठीक, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, सीखने का आदर्श काल माना गया है, जो सीखने की अवस्था है वो कौन सी मानी गई है? बताइए जल्दी से। क्या वो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है? जो सीखने का आदर्श काल है वो कौन सा है? देखिए, जो सीखने का आदर्श काल होता है ना, वो होता है शैशवावस्था। याद रखिएगा, शैशवावस्था होता है सीखने का
आदर्श काल अगर पूछ ले आपको तो शैशवावस्था से आप लगाएंगे इसे। ठीक, शैशवावस्था को कहा जाता है सीखने का आदर्श काल। ये अपने बड़ों से चीजों को सीखता है, धीरे धीरे करके अपने बड़ों से सीखना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था में नहीं हो सकता, किशोरावस्था तो बता ही दिया आपको के लक्षण क्या होते हैं, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं। शैशवावस्था याद रखिएगा सीखने का आदर्श काल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19। बालक जमीन पर से अपनी पसंदीदा की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी। जैसे कि फर्श पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, खिलौने रखे हैं, किसी बालक को उनका पसंदीदा सामान, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला सामान उनका पसंदीदा है, तो बालक क्या करेगा ना, इन सभी को छोड़ के जाएगा, इसी को उठाएगा, अपनी पसंदीदा वस्तु को उठा रहा है। तो बताइए वो किस वर्ष का बालक, कितने वर्ष का बालक है या फिर कितने माह का बालक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई बालक है, वो फर्श पर ढेर सारी वस्तुएं पड़ी हैं पर अपनी पसंद की वस्तु को उठा रहा है वो, तो मान बताइए कि वो किस माह में है या फिर किस वर्ष का है, वो उसकी आयु बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या वो 12 से 13 माह का है या फिर 5 से 6 माह का है, 3 से 4 माह का है या 8 से 9 माह का है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो देखिए अगर कोई बच्चा है जमीन से अपने पसंदीदा वस्तु को उठा रहा है, तो वो जो बच्चे की आयु होगी ना वो होगी 8 से 9 माह। 8 से 9 माह का बच्चा होगा जब वो अपनी पसंदीदा वस्तु को जमीन पर से उठा ले रहा है, तो है ना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20। बीजावस्था कहा जाता है, जो बीज की अवस्था होती है बच्चे का, बीजावस्था वो कब से कब तक की होती है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। क्या वो 0 से 2 सप्ताह की होती है या फिर 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह जन्मजात होती है। जो बीजावस्था होती है जल्दी से बताएंगे वो किस समय तक होती है, गर्भ में बीजावस्था कब तक होती है, बताइए जल्दी से। याद रखिएगा जो 0 से 2 सप्ताह का समय होता है ना, सप्ताह का जो समय होता है जब गर्भ धारण करती है महिलाएं, तो जो 0 से 2 वर्ष का सप्ताह होता है उसे ही कहते हैं बीजावस्था। ये बीजावस्था का काल कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह। याद रखिएगा 0 से 2 सप्ताह का समय बीजावस्था कहलाता है। गर्भ धारण के जो 0 से 2 सप्ताह का समय होता है वही बीजावस्था होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे इंपॉर्टेंट में करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। बालक का ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे का सबसे अधिक विकास होता है सिर एवं मस्तिष्क का, जल्दी से बताइए। क्या वो प्रौढ़ावस्था में होगा, तो उसके पहले पढ़ेगा लिखेगा कैसे भाई, कर दीजिए ऐसे ही। क्या वो शैशवावस्था में होगा, सबसे तेजी से सबसे ज्यादा विकास किस अवस्था में होता है। क्या किशोरावस्था में होगा, किशोरावस्था में आ जाएगा तो उसका सिर और मस्तिष्क का ही विकास होता रहेगा, एकदम नहीं हुआ रहेगा उसके पहले, तो कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे चीजों को सीखेगा। बाल्यावस्था ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा जब सबसे तेजी से विकास होता है सिर और मस्तिष्क का तो वो शैशवावस्था में होता है। जब एक बच्चा शैशवावस्था में रहता है तब उसके मस्तिष्क और सिर का विकास जो होता है बहुत तेजी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। अगर कोई बच्चा गर्भ में है, माँ के गर्भ में है अगर कोई बच्चा, तो वो किससे सबसे अधिक प्रभावित होगा, क्या ऐसा चीज है जो इस पे सबसे अधिक प्रभाव डालता है, बताइए जल्दी। क्या वो माँ का पोषण है, खान पान है, या फिर माँ के टीवी देखने से प्रभावित होगा बच्चा, या फिर आस पड़ोस से या पूर्वजों से, जल्दी से आंसर बताइए। अगर गर्भ में बच्चा है तो वो माँ का ही सहारा रहता है, उसका पेट भरना सब कुछ माँ पे ही डिपेंड करता है। तो क्या माँ टीवी देखेगी तब वो प्रभावित होगा, सबसे अधिक बताना है, याद रखिएगा सर्वाधिक की बात की जा रही है। प्रभावित तो होगा टीवी देखने से पर उतना प्रभावित नहीं होगा ना, सबसे अधिक प्रभावित तो नहीं होगा माँ के टीवी देखने से। आस पड़ोस क्या ही इफेक्ट डालेगा बच्चे पे जब बच्चा गर्भ में है, तो पूर्वज पूर्वज जो है उनसे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चे के पास, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों पर पूर्वजों से, ठीक याद रखिएगा इसे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट निकल कर आ गया है। जो माँ खाती है ना, जो खाती पीती है, जो पोषण लेती है, वही बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। अगर माँ का खान पान सही नहीं है, पोषण युक्त भोजन नहीं कर रही है, संतुलित आहार नहीं ले रही है अपने खाने में, तो जाहिर सी बात है बच्चा जब गर्भ में है तो माँ पर ही डिपेंड करता है ना। माँ का पेट भरा होगा तभी तो बच्चे को पोषण मिलेगा, मतलब जब गर्भ में बच्चा है तो माँ से ही पोषण मिलता है। तो जब माँ ही अच्छे से अपना पोषण नहीं कर पा रही है, पेट नहीं भर रही है, पोषण संतुलित आहार नहीं ले रही है खान पान में, तो बच्चे पर प्रभाव तो डलेगा ही, पड़ेगा ही, है ना। यानी कि सबसे अधिक प्रभाव डालता है माँ का खान पीन,
खान पान, ठीक, याद रखिएगा। जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो माँ अगर अच्छे से अपने खाने पीने का ध्यान रखती है तो जाहिर सी बात है बच्चा स्वस्थ होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? जो खेल बनाए गए हैं, खेल पद्धतियां बनाई गई हैं, उसमें किस बच्चे का क्या विकास होता है? बताइए, क्या शारीरिक विकास होता है या फिर मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उपर्युक्त सभी? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर एक बच्चा खेल के मैदान में है तब वो क्या क्या चीजें सीखता है, क्या क्या विकास होता है उसके अंदर, तो याद रखिएगा खेल खेलेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा ही होगा, है ना, क्योंकि दौड़ेगा, इधर चलेगा, उधर फिरेगा, ये एक्टिविटी करेगा। तो अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें कोई खेल ऐसा जिसमें ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें सोचना है, समझना है, फटाक से आंसर करना है, ऐसा कुछ है? या फिर खेल ही रहे हो तो दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, कैसे हम जल्दी पहुँचे, कैसे क्या करना है। तो मानसिक विकास भी तो होगा, खेल के मैदान में मानसिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास होगा, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, हेल्प करना है एक दूसरे का, कैसे हमारी टीम जीत सकती है, ये सब भी तो सोचते हैं आप। तो सामाजिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। खेल के मैदान में सभी विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, याद रखिएगा। उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 24, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? जो बच्चों में संस्कार आना प्रारंभ होता है वह किस अवस्था से आता है या फिर कहाँ से आता है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है, अवस्था की बात नहीं की जा रही है, कहाँ से प्रारंभ होता है संस्कार? बच्चे के अंदर संस्कार कहाँ से प्रारंभ होता है? क्या वो विद्यालय से होता है, परिवार से होता है, सिनेमा घर से होता है, खेल के मैदान से होता है? बताइए जल्दी। बच्चे के अंदर अगर संस्कार प्रारंभ होता है, सबसे पहले संस्कार कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? क्या वो विद्यालय से सीखता है? विद्यालय तो बच्चा बाद में जाएगा, है ना, जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा तब ना विद्यालय जाएगा, उसके पहले भी तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख लेता है। दादी को पानी देना, दादा को पानी देना, पापा को खाना देना, है ना, मम्मी कहती है बट बेटा वो लाओ, ये लाओ, तो बेटा उनका ला के देता भी है ना। तो विद्यालय तो गया नहीं रहता, 4-5 साल का हो जाएगा बच्चा तभी तो आप विद्यालय भेजेंगे ना। तब तक तो बच्चा विद्यालय गया नहीं रहता, तब भी तो कुछ आपके संस्कार संस्कार दिखाता है आपके पास, आपको संस्कार दिखते हैं बच्चों के अंदर, यानी कि विद्यालय करेक्ट आंसर हो ही नहीं पाएगा। परिवार से प्रारंभ होता है, क्या ये करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सिनेमा घर से, सिनेमा घर जाएगा बच्चा, छोटा बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा सिनेमा घर में जाएगा तो क्या सीखेगा वो? उसे मूवी ही नहीं समझ में आएगा, संस्कार कहाँ सीखेगा, है ना। और खेल के मैदान में, बच्चा खेल के मैदान में कहाँ से पहुंच जाएगा छोटा बच्चा? वो तो घर में ही खेल खेलेगा, जो भी करेगा एक्टिविटी। यानी कि परिवार सबसे अच्छा होता है एक बच्चे को संस्कार सिखाना। अगर परिवार अच्छा है, संस्कारी है, तो बच्चे को भी सिखा सकता है। आप अच्छे संस्कार देंगे बच्चे को तो ज़रूर से वो सीख पाएगा, ठीक। इसलिए परिवार का जो माहौल होना चाहिए वो पॉजिटिविटी भरा होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, बच्चे को अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, जिससे कि बच्चे का विकास भी हो सके, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सभी तरह से उनका विकास हो सके, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार से ही बच्चे का संस्कार प्रारंभ हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, नवजात शिशु का भार होता है, जो एक छोटा बच्चा होता है, नया जन्मा बच्चा, नवजात शिशु, उसका जो भार होता है कितना होता है? नवजात शिशु का भार बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे इंपॉर्टेंट में आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या वो 6 पाउंड का होगा या 7 पाउंड का होगा, 8 पाउंड का होगा या 9 पाउंड का होगा? देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर नवजात शिशु पूछ ले, नया जन्म लिया हुआ जो बच्चा होता है उसे नवजात शिशु कहते हैं, तो उसका भार जो होगा वो होगा 7 पाउंड का। 7 पाउंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 पाउंड का होता है नवजात शिशु, इसे याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, इसे जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 7 पाउंड का होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? जो मंद बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उनको, तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? क्या वो 11 से 120 के बीच में होगा उनकी बुद्धि लब्धि तब, या फिर 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम? बताइए उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए जो नॉर्मल बच्चा होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच में, है ना। ये सामान्य बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो थोड़ा सीख पाते हैं, जब हम सिखाएंगे तो सीखने योग्य होते हैं, तो ऐसे सामान्य बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है, याद रखिएगा वो 90 से 110
के बीच में होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम। 71 से कम होती है ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि जिनकी बुद्धि जड़ बुद्धि होती है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 71 से कम। याद रखिएगा 71 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो बच्चा जड़ बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता। जो बुद्धि लब्धि अभी हमने बताया ना, बुद्धि लब्धि, इसके जन्मदाता, इसके मापनी के जन्मदाता किससे कहा जाता है? क्या वो स्टर्न जी को कहा जाता है, बीने हैं, टर्मैन है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए कौन हो जाएगा। जो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं वो हैं टर्मैन जी। याद रखिएगा टर्मैन जी हैं बुद्धि लब्धि के जन्मदाता। बुद्धि लब्धि नापन के जन्मदाता हैं टर्मैन जी। इनका नाम आप याद रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बुद्धि लब्धि से देखिए आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा और यहीं 1-1 2-2 नंबर जोड़ जोड़ के आपको 30 नंबर मिलेंगे, है ना। हर एक टॉपिक से अगर मैं बता रही हूँ कि 1-1 2 नंबर आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसे आप अगर ध्यान दे देंगे तो 1-1 नंबर जोड़ जोड़ के, जैसे कहा गया है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही 1-1 नंबर जोड़ जोड़ के आप अपना CDP में 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ बुद्धि लब्धि वाले क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आपको जितने भी बुद्धि लब्धि वाले क्वेश्चन हैं उनको ध्यान देना होगा। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले, बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता, तो याद रखिएगा टर्मैन जी हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को भी देखिए ध्यान से करना है आपको, है ना। क्या पूछा गया है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। ऐसा कौन सा उपागम नहीं है जो क्रिएटिव बच्चे हैं, बच्चे जो हैं रचनात्मक है, उनको जानने के लिए उपयोग किया जाए। क्या उनसे वार्तालाप कौशल, क्या ये सही हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जिससे आप पता लगा पाएंगे कि बच्चा रचनात्मक है, क्रिएटिव है, उसकी सोच अलग है, सभी बच्चों से सोच उसकी अलग है, कुछ अलग सोच पा रहा है। ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप पता नहीं लगा पाएंगे, बताइए जल्दी। आप उससे वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, उसके सोच समझ को समझेंगे, तब बिल्कुल सही आप जान पाएंगे कि उसकी सोच कैसी है, क्या सोच पाता है वो, क्या वो एक बॉक्स से अधिक आउट ऑफ बॉक्स सोच पा रहा है कि केवल एकदम किताबी भाषा बोल रहा है। जब उससे बातचीत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्रिएटिव बच्चा है कि नहीं, उसकी बातों से पता लग जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न पूछेंगे तब, क्या कोई क्वेश्चन दे दिए और 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से उसको चुनना है, तो क्या वो उसकी क्रिएटिविटी का पता चलेगा, कुछ अलग सोच पा रहा है इसका पता चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं पता कर पाएंगे आप। परियोजना कार्य देंगे तब तो वो अपने विचार को व्यक्त करेगा, अपने विचार से अपना खोज करेगा, अपनी चीज़ों को परियोजना कार्य में लगाएगा, है ना। ठीक, इससे आप पता कर सकते हैं बच्चा रचनात्मक है कि नहीं है। मौखिक प्रश्न पूछेंगे, कोई प्रश्न पूछिए और वो बच्चा अलग तरीके से आंसर कर रहा है, अपने सोच से कुछ अलग ऐड करके आंसर बता रहा है, तो भी आप पता कर सकते हैं बच्चा रचनात्मक है कि नहीं है ना। पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछकर तो नहीं किया जा सकता। ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं किसी बच्चे से तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे बच्चा क्रिएटिव है, रचनात्मक है कि नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मेरी तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, हटाना सीखिए, तभी आप कर पाएंगे करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चन में आंसर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं और आपको टाइम भी तो कम मिलता है सीटेट में, जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम बहुत कम रहता है, उसके अनुसार आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसी एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम तो आप देंगे नहीं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अगर पूरे ऑप्शन आपको सेम लग रहे हैं तो हमेशा एकदम पॉजिटिव जो आंसर है उसकी तरफ जाइए और पहले तो ऑप्शंस को हटाना सीखिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे करके आप हटाइए, फिर आंसर जो होगा निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने निगेटिव की तरफ क्यों आंसर किया है, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गया है नहीं वाला क्वेश्चन। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, जहाँ नहीं लिखा रहता है उसे पढ़ते ही नहीं और आंसर कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 29, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, बताइए जल्दी। क्या वो ये हो जाएगा सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। जो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कथन है, सबसे अच्छा कथन चुनिए जल्दी से, कौन सा हो जाएगा। क्या सभी बच्चे एक हो सकते हैं, आप आंसर करिए
जल्दी से बताइए, सभी बच्चे एक जैसे हो सकते हैं? तो मेरा मानना है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, और ये सही भी है। अगर सभी बच्चे एक जैसे हो जाते तो सभी तो आईएएस बन जाते, सभी टीचर बन जाते, सभी के सभी फिर इंजीनियर ही बन जाते। सभी क्षेत्र में सब लोग क्यों हैं? सभी बच्चे अगर एक जैसे होते तो। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे अलग अलग होते हैं, किसी की बुद्धि लब्धि कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की नॉर्मल होती है। कोई जल्दी सीख पाता है, कोई लेट सीखता है, कोई सीख ही नहीं पाता, लेट बहुत धीमा सीखता है, किसी को सिखाने में बहुत कठिनाई होती है ना। सब अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं भाई, तो बच्चे कुछ तो समान होंगे, ऐसा इसका कहने का अर्थ है। कुछ बच्चे समान होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है ना। सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ भी बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सबका रूप रंग अलग है, सबकी सोचने समझने की क्षमताएं अलग है, सीखने की क्षमताएं अलग हैं। तो जो होगा आंसर यहाँ पर करेक्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसे, प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। जन्म के समय शिशु रोता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेता है बच्चा, तो देखे होंगे आप, वो रोता है ना। और बच्चा रोता भी नहीं है तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और बच्चे को कैसे भी रुलाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तुरंत रोने लगता है तो जान लीजिए बच्चा सही है, स्वस्थ है। अगर बच्चा नहीं रोआ तो डॉक्टर परेशान हो जाएंगे। तो बच्चा रोता क्यों है, किस कारण रोता है वो? क्या वो भय के कारण डर लगने लगता है, उसे डर जाता है इसलिए रोने लगता है, या फिर वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है, या उसे दर्द होता है, पीड़ा होता है इस कारण, या भूख के कारण? भूख के कारण रोएगा। सबसे अच्छा आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? डरेगा? ऐसा नहीं है, छोटा बच्चा कहाँ डरेगा। दर्द होगा, उसे किस प्रकार का दर्द होगा भाई? भूख के कारण भूख नहीं रहता उस टाइम, है ना। तुरंत एकदम भूख नहीं। देखे होंगे जब गर्भ से बच्चा निकलता है तुरंत रोना स्टार्ट करता है, तुरंत। तो वो होता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। देखिए मेरी तरह ऐसे ऑप्शंस को हटाना सीखिए, फिर आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, कहीं भी आप फंसते हैं तो अच्छे आंसर की तरफ जाइएगा। जब देखिए बच्चा गर्भ में रहता है तो एक आवरण में रहता है ना, माँ का गर्भ का जो आवरण होता है उसमें बच्चा रहता है, माँ के द्वारा पोषण ले रहा होता है, उसके पास बाहरी वातावरण नहीं हो रहता है। जो परिवर्तन जब वो गर्भ से बाहर आता है तो अचानक से परिवर्तन मिलता है, बाहरी वातावरण, ये जो परिवर्तन होता है ना अचानक से, उसके कारण बच्चा रोने लग जाता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो अपना वातावरण है, उसके जो वातावरण गर्भ में था वो वातावरण बाहर नहीं मिल रहा है, वहाँ चेंजेस आ गए, इसलिए बच्चा तुरंत बाहर आते ही, गर्भ से बाहर आते ही रोने स्टार्ट कर देता है, रोने लगता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी थोड़ी सी मदद से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और बैक टू बैक ऐसी सीरीज लाऊंगी और आपका हेल्प हो सकेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए होंगे, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए होंगे, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाएगा। बैक टू बैक ऐसे ही सीरीज मैं लाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जुड़ जाइएगा मेरे चैनल के साथ। और एक बात कहूँगी कि मेरी अगर पिछली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। उसकी सीटेट जुलाई 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, तो जाके वहाँ से चेकआउट करिए और पूरी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और आउट ऑफ 30 आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया, कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और मुझे भी अंदाजा होगा आपकी तैयारी कितनी हो पा रही है। ठीक है, फिर तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।